बाउंड बी फेटेड चैप्टर 26 to 30। शुभित चुपचाप बैठ बस मुस्कुराती हुई ईशु को देख रहा था। वो सिर्फ उसके सामने ही गुमसुम रहती थी, बाकी सब यहाँ तक कि उसके डैड से भी उसकी काफी जमती थी। बारी बारी से सबने उन दोनों को हल्दी लगाई थी। अब बारी थी फोटोज की। फोटोग्राफर ने उन दोनों को थोड़ा और क्लोज खड़े होने को कहा तो शुभित ईशु के थोड़ा और नजदीक आ गया और उसने ईशु की कोरी कमर पर अपना हाथ रख उसे अपने और पास खींच लिया। उसकी इस हरकत को देख अभय और शान एक साथ चिल्लाए और शान ने तो सीटी तक बजा दी। वहीं आयु ने शान से कहा, यार मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि ये चीकू जी मेरे जीजाजी होने वाले हैं। तो शान ने उसकी शक्ल देख हंसकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे हो जाएगी। शान को पता था कि उसके भाई के इकदू होने की वजह से रुद्र और आयु को वो बिल्कुल पसंद नहीं था, पर ईशु उसके लिए तो उसका ये इकदू भाई उसकी जान था। पर ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच कुछ टेंशन अब भी बाकी थी। इधर शुभित ने शान को इस शादी से इस तरह से खुश होते हुए देखा तो वो अब खुद परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने करीब खड़ी ईशु को देखा जो कि बस फोटोग्राफर के कहने पर उसके साथ पोज दिए जा रही थी। शुभित ने उसे देख मन ही मन खुद से पूछा, क्या ईशु से सब पूछ लूं। शुभित होश में आया जब फोटोग्राफर ने उन दोनों को पोज चेंज करने को कहा। थोड़ी देर बाद सभी फैमिली मेंबर्स के साथ फोटोज ली गई। इन सब से फ्री हुए तो अब सब डिनर के लिए बैठ गए और वहीं शुभित और ईशु दोनों चेंज करने के लिए अंदर मित्तल मैंशन में चले गए। ईशु शॉवर लेने के बाद जब रूम में आई तो अपने सामने शुभित को बेड पर बैठे देख हैरान हो गई। रूम उसने लॉक किया था, फिर भी वो कैसे अंदर आया। ईशु ने इस वक्त सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। शुभित को इस तरह रूम में देख शर्मा गई थी, इस वजह से वो जल्दी से पीछे हट वापस बाथरूम में जाने को मुड़ी कि वहां फैले पानी की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। उसे गिरते देख शुभित जल्दी से उठा और उसने चिल्लाते हुए कहा, ईशु। ईशु उठकर बैठ गई और उसने अपनी कमर को पकड़ लिया। इधर तब तक शुभित उसके पास आया और उसने उसके पास बैठते हुए पूछा, गिर कैसे गई, ठीक से चल भी नहीं सकती क्या। ईशु ने उसकी डांट सुन अपना सिर झुका लिया। एक तो उसे उसकी कमर में चोट लगी थी और एक वो था कि उसे डांट रहा था। तभी अचानक से शुभित ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ईशु ने इस सब से झेप कर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। दोनों एक दूसरे के करीब थे, ऐसे में उनकी बीच की नजदीकियों की वजह से ईशु ने अपनी आंखें भींच लीं। वहीं शुभित ने उसे बेड पर बैठाते हुए उसे एक बार डांटते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी उतनी ही केयरलेस हो, कहाँ लगी है बताओ। ईशु उसके नाराज होने पर चुप रही तो शुभित ने गुस्से में कहा, अब बताओगी। ईशु ने उसकी तेज आवाज सुन झट से अपना सिर उठाते हुए उसे अपनी कमर की तरफ इशारा किया तो शुभित उसे देखने लगा। उसका बेदागी चेहरा इस समय लाल पड़ चुका था। वो समझ गया था कि उसे चोट काफी जोर से लगी है। अचानक से उसने ईशु के बाथरोब की नॉट को खोल दिया। ये देख ईशु ने झट से बाथरोब कसकर अपनी मुट्ठी में भींचते हुए हैरानी से शुभित को देखा, जैसे उससे पूछ रही हो कि वो ये क्या कर रहा है। तो उसके लाल चेहरे को देख शुभित ने कहा, मुझे देखने दो। ईशु ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए उसे मना किया तो वो उसे घूरने लगा। शुभित ने ईशु को घूरते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम। ईशु बेड पर ही उससे खिसकते हुए अब दूर हो गई तो शुभित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ईशु मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी। ईशु ने जल्दी से इशारों में मना करते हुए कहा, नहीं ज्यादा नहीं लगी है। शुभित ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो मुझे दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। ईशु को शुभित की बात सुन अब गुस्सा आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए कि वो कैसे उसके सामने अपना बाथरोब खोल उसे अपनी चोट देखने दे। शुभित जब उसकी एक सुनने को तैयार न हुआ तो ईशु ने उसे दूर धकेल दिया और अपनी कमर पकड़ बेड से उठ खड़ी हुई। वो कुछ कदम चली थी कि शुभित ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ईशु तुम्हें चोट लगी है, कहाँ जा रही हो। उसने वापस से ईशु को अपनी गोद में उठा लिया। ईशु उसके ऐसा करने पर एक बार फिर शर्मा गई थी। उसे उससे थोड़ा डर भी लग रहा था, कहाँ तो वो उससे ठीक से बात भी नहीं करता और इस समय उसकी इतनी फिक्र कर रहा था कि वो खुद हैरान थी। इधर शुभित ने ईशु को बेड तक लाते हुए कहा, फाइन मैं समझ गया हूँ, मुझे नहीं दिखाना चाहती, मैं किसी को भेजता हूँ। ये कहते हुए उसने ईशु को बेड पर बैठाना चाहा था कि तभी रूम का डोर ओपन हुआ और नैना सोनम दोनों एक साथ
अंदर चली आई, पर जैसे ही दोनों ने शुभित की बाहों में ईशु को देखा तो दोनों की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। ईशु और शुभित वे दोनों खुद उन दोनों को इस तरह रूम में देख शॉक थे। ईशु को होश आया तो उसने नैना और सोनम को देख अपनी बाहें शुभित के गले में डाल शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वहीं नैना और सोनम चुपचाप रूम से बाहर निकल गईं। सोनम ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आजकल के बच्चों को जरा भी सब्र नहीं रहता। नैना ने उसकी बात सुन मुस्कुराने की कोशिश की, मगर नहीं, उसे अब ईशु पर गुस्सा आ रहा था कि तभी सोनम उसे देख एक बार फिर बोली, ईशु की गलती नहीं है, लड़के उतावले होते हैं, इसलिए मैंने कहा था तुम्हें उसके साथ आने को। नैना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सोनम की बातें सुनते हुए रूम के बंद डोर को देखने लगी। थोड़ी देर बाद शुभित रूम से बाहर निकल कर आया तो नैना और सोनम को देख वो नैना के पास आया और उसने नैना से कहा, ईशु को चोट लगी है, मुझे कुछ नहीं बता रही, आप एक बार देख लें। ये कहते हुए वो अब वहां से चला गया तो नैना और सोनम जल्दी से रूम में आई और नैना ने ईशु से पूछा, बेटा चीकू कह रहा था तुम्हें चोट आई है, चोट कैसे लगी? ईशु ने नैना और सोनम को परेशान होते देख उन्हें अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी लगी है। नैना ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, मैं कुछ देर बाहर क्या गई तब तक तुमने खुद को चोट भी लगा ली। सोनम ने नैना की बात सुन उससे कहा, ठीक है, अब बाद में डांट लेना, उसे चेंज करने दो, चोट पर मलहम लगा देना। नैना ने हाँ में सिर हिलाया। ईशु खड़ी हुई और अब जल्दी से वहीं रूम में ही रेडी हो गई। सोनम बाहर जा चुकी थी तो नैना ने अब ईशु से पूछा, ईशु चीकू रूम में क्या कर रहा था? ईशु नैना की बात सुन अपने बाल कॉम करते हुए रुक गई और उसने नैना की तरफ मुड़ अब अपना फोन उठा उसे मैसेज किया। कुछ कहने आए थे पर तब तक मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है माँ। नैना उसका मैसेज पढ़ खुश हो गई और उसने उसे अपने गले से लगा उसका सिर चूमते हुए कहा, जल्दी रेडी हो जाओ बेटा और कुछ खा लो। ईशु ने हाँ में सिर हिलाया। इधर रुद्र सबसे अलग जाकर अपनी कार के पास टिककर खड़ा हुआ था और आरोही को कॉल किए जा रहा था, जो कि उसके कॉल एक बार फिर से पिक नहीं कर रही थी। रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, ओह गॉड, कैसी है ये, किस बात पर नाराज है? कुछ नहीं बताना, बस मुंह फुलाकर बैठ गई है। रुद्र ने सक्षम को कॉल किया तो उसने उसका कॉल पिक करते हुए पूछा, हाँ क्या हुआ? तो रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, आरोही मेरा कॉल पिक नहीं कर रही। इस पर सक्षम ने पूछा, तो भाई इसमें मैं क्या करूं? तो रुद्र ने कहा, कुछ तो कर, आज 5 दिन हो गए हैं मेरी उससे बात नहीं हुई है। सक्षम ने बेड से उठकर बैठते हुए कहा, यार तू पागल हो गया है क्या, मैं क्या कर सकता हूँ? रुद्र ने भड़कते हुए कहा, यार तू सोनल से बात कर, एक तो हॉस्टल में जा नहीं सकते, मुझे उससे बात करनी है, वो ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? सक्षम ने रुद्र को आज पहली बार किसी लड़की के लिए इतना बेचैन होते देख जल्दी से कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जा, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। रुद्र ने अपनी बंद आंखें खोल धीरे से कहा, हाँ। कॉल एंड हुआ तो रुद्र ने अब अपने सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाल होठों से लगाई थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों को सुनाई दी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? रुद्र ने अपने पापा की आवाज सुन अपनी आंखें भींच लीं और जल्दी से सिगरेट फेंक उनकी तरफ मुड़ा तो निखिल ने उसके पास आते हुए पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र ने जल्दी से कहा, वो पापा कॉल था, बात करने के लिए आया था। निखिल ने उसकी बात सुन उसे घूर कर देखा और फिर उसे अपने साथ आने को कहकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने स्टूडियो में डायरेक्टर सर के सामने खड़ी हुई थी, जो कि इस समय उससे बहुत नाराज थे। उसने हिम्मत कर डायरेक्टर से कहा, सॉरी सर, मैं अब टाइम पर आऊंगी और एक भी छुट्टी नहीं लूंगी। उसकी बात सुन डायरेक्टर ने अपनी जगह से उठकर कहा, नो नो आरोही, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हें अब टाइम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें परमानेंटली छुट्टी दे दी है। आरोही उनकी बात सुन उदास हो गई और उसने जल्दी से कहा, सॉरी सर, प्लीज लास्ट चांस दे दें, अब कभी ऐसा नहीं होगा। मगर डायरेक्टर अब उसकी बात सुनने को जैसे तैयार ही नहीं था। उसने आरोही को सीधे सीधे सख्त होकर कहा, आरोही मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। आरोही की आंखें भर आईं और वो अब चुपचाप बाहर निकल आई। कितनी बेवकूफ है वो, जो सपनों को सच समझ बैठी थी। उसकी लाइफ में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। 2 दिन से उसे फीवर था, इस वजह से वो स्टूडियो नहीं आ पाई थी और उससे पहले भी वो रुद्र की वजह से नहीं आई थी। तो आज डायरेक्टर ने उस पर भड़कते हुए उसे सबके सामने
बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया था। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे रुद्र की बातों में आ गई। आरोही वापस हॉस्टल आ गई तो सोनल ने उसे देखते हुए कहा, यार वो रुद्र तुझसे बात करना चाहता है, कर लेना, एक बार क्या चला जाएगा। आरोही ने उसकी बात सुन गुस्से में कहा, नहीं करनी मुझे बात, क्यों बात करूं मैं, पता है आज सिर्फ उनकी वजह से मैंने अपनी जॉब खो दी, अब क्या करूंगी मैं। इतना कहकर आरोही फफक कर रो पड़ी तो सोनल ने जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, आरोही रो रही हो तुम, पागल हो क्या यार, जॉब का क्या है, हम दूसरी ढूंढ लेंगे। आरोही ने रोते हुए कहा, नहीं ये सब उनकी वजह से ही हुआ है, वो शक्ति ने ठीक कहा था, वो बस मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, कपिल की तरह सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कहाँ जाऊं मैं। सोनल ने आरोही को बेड पर बैठाते हुए कहा, तू पागल हो गई है, बहुत ज्यादा सोच रही है। आरोही ने रोते हुए कहा, सच कह रही हूँ सोनल, वो पहले इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं थे, पर अचानक से ना जाने उन्हें क्या हुआ, मुझे अपनी वाइफ मानने लगे, पर अपनी फैमिली से मुझे नहीं मिलाना चाहते, ना ही इस शादी को सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ऐसे में मैं क्या समझूं। सोनल आरोही की बात सुन चुप हो गई तो आरोही ने रोते हुए कहा, नानी झूठ बोलती थी कि मेरे लिए कोई प्रिंस आएगा और वो बस मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा, काश उन्होंने मुझे सच का सामना कराया होता और कहा होता कि कोई प्रिंस नहीं आने वाला, मुझे अपनी मुश्किलों से खुद ही लड़ना होगा। आरोही आज कुछ ज्यादा ही दुखी थी, उसे देख सोनल की भी आंखें भर आईं और उसने आरोही को अपने गले से लगाकर कहा, चुप कर आरोही, कितना रोएगी, और एक बार रुद्र से बात तो करके देख, तू उस शक्ति की बातें मत मान। आरोही ने ये सुन झट से कहा, कैसे ना मानूं, मैंने उन्हें और उनकी गर्लफ्रेंड को साथ में देखा है। सोनल ने ये सुन अपनी जगह से उठकर कहा, तो ठीक है सो जा, कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। सोनल ने जैसे तैसे आरोही को समझा बुझा कर सुलाया था कि तभी सक्षम का कॉल आया तो सोनल ने कॉल पिक कर विंडो के पास जाते हुए कहा, वो नहीं बात करना चाहती तुम्हारे फ्रेंड से। सक्षम ने ये सुन जल्दी से पूछा, क्यों, ऐसा भी क्या हुआ है जो वो इस हद तक नाराज है रुद्र से। सोनल ने एक नजर आरोही को देखते हुए कहा, हम कल मिलकर बात करें। सक्षम ने ओके कहा और कॉल एंड कर दिया। सोनल को आरोही के लिए वाकई बुरा लग रहा था, जब से उसके मामा जी और फिर नानी उसे छोड़कर गई थी, तब से कपिल और उसकी मां ने आरोही को बहुत परेशान किया था, बड़ी मुश्किल से वो उस कपिल के पिंजरे से आजाद हो पाई थी। सोनल सब कुछ सोचते हुए आरोही के पास ही जाकर लेट गई। सुबह के समय रुद्र ने उठकर अपना फोन चेक किया तो आरोही का कोई भी मिस्ड कॉल उसके फोन में नहीं था। ये देख उसे बहुत बुरा लगा और उसने आरोही को कॉल करने की कोशिश की थी कि तभी उसके फोन पर शक्ति का कॉल आने लगा। कॉल आते देख रुद्र ने कॉल पिक किया तो उधर से शक्ति ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, रुद्र वी रॉक यार, तुमने YouTube देखा, मिलियन में हमारे कॉन्सर्ट पर लाइक्स मिले हैं। शक्ति की बात सुन रुद्र ने हैरान होते हुए पूछा, व्हाट रियली। शक्ति ने खुश होकर कहा, हम, तुम खुद देखो ना। रुद्र ने कॉल एंड कर जल्दी से YouTube खोलकर अपना चैनल देखा और उस पर डली अपनी कॉन्सर्ट की वीडियो पर मिले मिलियंस ऑफ व्यूज को देख उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और वो जोर से चिल्लाया। रुद्र ने अब जल्दी से सक्षम को कॉल किया। रुद्र आरोही को भूल अब अपने दोस्तों के साथ अपनी इस छोटी सी सक्सेस पर खुशी मनाने में बिजी हो गया था। इधर आज ईशु और शुभित की मेहंदी और संगीत का फंक्शन था जो कि उनके घर पर ही होने वाला था। गार्डन को नैना ने अपने तरीके से डेकोरेट करवाया था। ग्रीन, येलो और पिंक कलर से गार्डन को डेकोरेट किया था और उसमें 4 चांद लगाने का काम वहां की हुई लाइटनिंग ने किया था। शाम होने को थी। ईशु ने आज पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सोनम ने उसे देख जल्दी से उसके कान के पीछे काजल लगाते हुए कहा, आज ना तुम्हें हम सब की ही नजर लग जाएगी। उसकी बात सुन अर्चना जी मुस्कुरा दी और उन्होंने सोनम से कहा, सोनम ये हल्दी का निखार चढ़ा है, देखना कल तो और भी खूबसूरत लगेगी। अपनी दादी की बात सुन आज तो ईशु के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कान खिल उठी थी। घर पर आए मेहमानों से घर इस समय भरा हुआ था। इतने इवेंट्स होने के बाद भी आयु और रुद्र दोनों को काम करना पड़ रहा था। वैसे भी ये किसी ने सच ही कहा है, वो शादी ही क्या जिसमें बहन के भाई की काम कर करके कमर ना टूटे। इधर मित्तल मेंशन में भी शुभित की मेहंदी की रस्म समीर और उसकी फैमिली साथ ही कुछ करीबी रिश्तेदारों के बीच हो रही थी। शुभित आकर अपनी जगह पर बैठा ही था कि अभय ने उसे ईशु के घर पर हो रही मेहंदी की रस्म को वीडियो कॉल के थ्रू दिखाया। आध्या और प्रिशा के साथ ईशु अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। उसे देख शुभित हल्का सा मुस्कुरा
दिया क्योंकि यीशु ने उसकी ही गिफ्ट की हुई साड़ी पहनी थी। ये देख उसे अच्छा लगा। जी हाँ, शुभित ने ये साड़ी उसे जब दिलाई थी जब वे लोग शॉपिंग के लिए गए थे। शुभित अभी यीशु को देख ही रहा था कि तभी पास खड़ी खुशी की एक दोस्त ने यीशु को देख उससे कहा, लड़की तो बहुत सुंदर है पर बोल नहीं सकती, ऐसी सुंदरता क्या काम की। मुझे नहीं समझ आया कि आदित्य ने अपने बेटे के लिए एक बेजुबान लड़की क्यों ढूंढी। मुंबई में अच्छी लड़कियों की कमी है क्या? उन दोनों की बातें सुन शुभित को गुस्सा आ गया और उसने उठकर उस औरत को कुछ कहना चाहा था, मगर अभि ने उसे वापस से खींचकर अपनी जगह पर बैठाते हुए कहा, क्यों तू अपना मूड खराब कर रहा है? इन आंटियों का तो काम ही ये सब करना है। इधर यीशु अपनी जगह पर आकर बैठ गई तो अर्चना जी ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा, मेरी कांच की गुड़िया कितनी अच्छी लग रही है। ये सुन सोनम मुस्कुरा दी और खुश हो अर्चना जी के गले लग बोली, कांच की नहीं मोम की गुड़िया। ये कहते हुए अब दोनों हंसने लगीं। मेहंदी यीशु को लगना शुरू हुई और इसी के साथ मेहंदी और संगीत का फंक्शन आगे बढ़ा। तो सबसे पहले आध्या और प्रिशा अपनी डांस परफॉर्मेंस देने आगे आए। गाना शुरू हुआ तो सबसे पहले प्रिशा ने अपना डांस स्टेप किया, उसके बाद आध्या सामने आई। मेहंदी राचन लागी हाथा में बनरे रे नामरी, आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आजरी, आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आजरी, बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नामरी, आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आजरी। मेहंदी रचेगी गहरी, प्यार गहरा होगा, लाल खुशहाल रंग सब तेरे होगा। मेहंदी राचनी सुरंगी, ढोला थारे नामरी, आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आजरी। आज आध्या ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, इसके साथ मेकअप भी किया था, तो उसे देख दूर खड़े राजीव जीजा जी मुस्कुरा रहे थे। मेहंदी का फंक्शन बहुत ही शानदार रहा था। यीशु के हाथों में शुभित के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। अपनी मेहंदी को देखते हुए आज यीशु के चेहरे पर से मुस्कुराहट हटने का नाम नहीं ले रही थी। सब कुछ अच्छा रहा था। यीशु प्रिशा के साथ अपने रूम में आ गई कि तभी आध्या वहां आई। प्रिशा खिलखिलाते हुए यीशु से बातें कर रही थी, बार बार उसकी मेहंदी की तारीफ कर रही थी। तो आध्या की नजर यीशु पर चली गई। उसे इतना खुश देख आध्या के चेहरे का रंग उड़ चुका था। प्रिशा की हंसी उसके कानों को चुभने लगी, इसलिए उसने प्रिशा पर चिल्लाते हुए कहा, बस भी करो प्रिशा, कितना बोलती हो, जाकर सो जाओ। प्रिशा और यीशु दोनों ही उसकी तेज आवाज सुन शांत हो गई। प्रिशा ने बेड से उठकर यीशु से कहा, गुड नाइट दी। यीशु उसे देख हल्का सा मुस्कुरा दी और प्रिशा वहां से चली गई। वहीं आध्या ने एक नजर यीशु को घूर कर देखा और फिर धीरे से उसके पास जा उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, वाकई मेहंदी अच्छी लगाई है। एक बात बताओ यीशु, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाता है, पर मुझे मेरे साथ क्यों सब कुछ उल्टा होता है? यीशु को आध्या के कहने का मतलब समझ नहीं आ रहा था, तो वो उसे देखने लगी। दिन ब दिन आध्या बहुत ही अजीब होती जा रही थी। यीशु आध्या को देखे जा रही थी कि तभी आध्या ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए पूछा, बोलो। तुम्हें सब गूंगी बेचारी समझ सब कुछ अपने आप ही ला कर देते हैं, भले वो कोई चीज हो या जीता जागता इंसान। ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता? यीशु ने आध्या की मजबूत पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर पाई और इस सब में उसके हाथ की मेहंदी खराब हो गई। यीशु ने छटपटाना बंद कर दिया और अपने हाथ को देखा तो उसके हाथ में छुपा शुभित का नाम मिट चुका था। ये देख यीशु की आंखें भर आईं और उसने आध्या को इशारा करते हुए कहा, दी हाथ छोड़िए मेरा, मेरी मेहंदी। वहीं आध्या ने उसकी आंखों में नमी देख गुस्से में उसका हाथ छोड़ दिया और फिर वहां से उठकर रूम के बाहर चली गई। इधर यीशु वो अब रूम में अकेली रह गई थी। अपनी मेहंदी को खराब होते देख उसका दिल टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आध्या को कैसे समझाए कि जैसा वो सोच रही थी ऐसा तो उसके साथ कुछ नहीं था। चीकू उससे कितना दूर हो चुका है ये बस वो ही जानती है। उसने कभी लाचार बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि लोग उसे लाचार बना देते हैं। यीशु अपने नीज फोल्ड कर बैठ गई और अपना सिर उन पर टिकाकर रोने लगी। उसने रोते हुए मन ही मन कहा, सबको दिख रहा है कि मैं खुश हूँ, पर नहीं, मैं नहीं हूँ खुश। माँ पापा के लिए खुश होना पड़ता है मुझे। यीशु ने खुद को गले लगाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों आदित्य अंकल को लगता है कि चीकू अब भी मुझे प्यार करता है, जबकि मैं जानती हूँ कि वो कितना बदल गया है। उसने मेरे सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया था। अगर वो मुझे प्यार करता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। यीशु अब बहुत हट हो चुकी थी और बस खुद से बातें करते हुए रोए जा रही थी। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा
था कि ऐसा क्या हुआ था 6 साल पहले जो उसकी आध्यात्मिक इतना बदल गई, वो ऐसी कभी नहीं थी। सुबह के समय यीशु की आंख खुली तो उसने सबसे पहले उठकर अपने हाथों को ही देखा, जिसे देख उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसकी मेहंदी खराब नहीं हुई थी बल्कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी, गहरी रची थी। इधर रुद्र जल्दी से अपनी बाइक की चाबी लेकर घर से बाहर निकल आया और उसने सक्षम को कॉल किया। कुछ ही देर में सक्षम ने कॉल पिक किया तो रुद्र ने उससे कहा, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, जल्दी रेडी हो जा। उसकी बात सुन सक्षम, जिसकी अभी ठीक से नींद भी नहीं खुली थी, उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या पर क्यों? सक्षम को उसके सवालों का जवाब मिलता उससे पहले ही रुद्र कॉल कट कर चुका था। सक्षम मुंह बनाते हुए उठकर बैठ गया और फिर कुछ सोच जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा। सक्षम रेडी होकर नीचे आया और अपने घर से बाहर निकला तो देखा रुद्र अपनी बाइक लेकर खड़ा हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। सक्षम को आते देख रुद्र ने बाइक स्टार्ट की तो सक्षम जल्दी से बैठ गया और उसने बैठते ही पूछा, अब तो बता, हम कहाँ जा रहे हैं? तो रुद्र ने कहा, आरोही से मिलने, उसके कॉलेज। सक्षम उसकी बात सुन चुप हो गया। वहीं रुद्र अपनी बाइक को फुल स्पीड में चलाते हुए कुछ ही देर में आरोही के कॉलेज पहुंच गया। रुद्र ने बाइक की चाबी सक्षम को थमा दी ताकि वो उसे पार्क कर सके और खुद जल्दी से कॉलेज के अंदर की तरफ भागा। कॉलेज फेस्ट खत्म हो चुका था। कॉलेज अपने रेगुलर डेज जैसा ही था तो अब सारी क्लासेस रेगुलर ही लगनी थीं। रुद्र की नजरों ने इधर उधर आरोही को ढूंढना शुरू किया तो वो कुछ देर बाद सोनल के साथ उसे अपने क्लास रूम की तरफ जाती दिखी। रुद्र ने जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ उसे रोका तो आरोही ने मुड़कर देखा। वो उसे पहचान नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसने इस समय अपना फेस मास्क से और हेड कैप से कवर किया हुआ था। आरोही ने उसे देख थोड़ी हैरानगी से पूछा, यस। रुद्र ने इधर उधर देख अपना मास्क नीचे कर आरोही को अपनी शक्ल दिखाई तो वो उसे अपने सामने देख चिढ़ गई और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या है, क्यों आए हैं यहाँ? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सोनल को समझने में देर नहीं लगी कि ये सामने खड़ा बंदा और कोई नहीं रुद्र है तो वो अब चुप ही रही। वहीं रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ खींचना शुरू किया, मगर आज आरोही को उसके साथ कहीं नहीं जाना था। उसे इस तरह से अड़ते देख रुद्र ने अब गुस्से में कहा, ज्यादा नखरे करे तो उठा कर ले जाऊंगा। उसकी बात सुन आरोही शांत हो गई और अब चुपचाप उसके साथ चलने लगी तो वो उसे कॉलेज के गार्डन एरिया में ले आया था और भी स्टूडेंट्स थे, इस वजह से वो उसे साइड में लेकर आया और उसने आरोही का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या है ये सब, क्यों छिप रही हो मुझसे? आरोही ने उसकी बात सुनकर तपाक से कहा, छिप नहीं रही हूँ, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। रुद्र ने अपना मास्क नीचे कर एक नजर आरोही को घूर कर देखा और फिर उससे पूछा, क्यों कोशिश कर रही हो, हुआ क्या है? आरोही ने इधर उधर देख रुद्र से कहा, कुछ नहीं, बस मेरी आंखें खुल गई हैं। ये कहते हुए आरोही ने अब उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और जाने के लिए मुड़ी तो रुद्र ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ धीरे से उसकी आंखों को देखते हुए पूछा, क्या ये तब बंद थी जब तुमने मुझसे शादी की थी? आरोही ने एक बार फिर आसपास नजरें घुमाए, आते जाते लोग उसे ही देख रहे थे। ये देख उसने धीरे से कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, वो भी आप जैसे कैसानोवा से, तो मुझे कोई भी बात नहीं करनी। आरोही की बात सुन रुद्र ने उसे घूर कर देखते हुए पूछा, क्या कहा, कैसानोवा? आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और फिर जल्दी से कहा, मुझे आपके बारे में सब पता चल चुका है कि कैसे इंसान हैं आप, पर मैं आपके जैसी नहीं हूँ, इसलिए दूर रहिए मुझसे। रुद्र आरोही की बात सुन मुस्कुराया और उसने उसे अपनी पैनी नजरों से देखते हुए कहा, और क्या जान लिया मेरे बारे में? मुझे भी बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं। वैसे भी आज मेरा मूड अच्छा है, तुम कुछ भी बोल सकती हो। आरोही ने उसे मुस्कुराते देख थोड़े गुस्से में कहा, सच में, पर मेरे पास आपके लिए फालतू टाइम नहीं है अब। मेरा हाथ छोड़िए, मेरी क्लास है। रुद्र ने उसकी बात सुन उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, लो छोड़ दिया, पर ये मत सोचना कि तुम्हें खुद से दूर किया है मेरे पास। तुम अपनी मर्जी से आई थी, मगर जाना ना जाना वो मैं डिसाइड करूंगा। रुद्र के इस तरह के एटीट्यूड को देख आरोही थोड़ा घबरा गई और वो पीछे हटने को थी कि तभी रुद्र ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपने गले से लगाकर कहा, तुम्हें दूर भागना है ना भागो, पर मैं अब तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। आरोही ने उसकी बाहों में छटपटाते हुए कहा, क्यों, क्या कर लेंगे आप? मुझे कैद करके रखेंगे? रुद्र ने आरोही को खुद से अलग करते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, पागल हो क्या? तुम्हें तकलीफ क्यों दूंगा?
एक बात कहूँ, तुम तो बहुत लकी हो, मेरे लिए रातों रात स्टार बन गया हूँ। रुद्र की बात आरोही को समझ नहीं आई तो वो उसे घूरने लगी। इस पर रुद्र मुस्कुराया और उसने आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, यूट्यूब पर मेरा चैनल खोलकर देखना, मेरे कहने का मतलब समझ आ जाएगा तुम्हें। चलो बाकी बातें बाद में, अभी तुम अपनी क्लास में जाओ, शाम को कॉल करूंगा, पिक कर लेना। रुद्र की कोई बात आरोही को समझ तो नहीं आई थी, पर फिर भी उसने रुद्र से चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं देखना और ना ही कोई बात करनी है, इसलिए कॉल भी मत करना। रुद्र ने ये सुन आरोही को घूरते हुए पूछा, सच में बात नहीं करोगी? आरोही ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए मना किया तो रुद्र ने कहा, सोच लो, तुम्हारी मम्मा के जो कल हॉस्पिटल बिल पे किए हैं, क्या चाहती हो उसके पैसे अभी मांग लूं क्या तुमसे? रुद्र की बात सुन आरोही का मुंह हैरानी से खुल गया तो वो रुद्र था जिसने कल हॉस्पिटल के बिल क्लियर किए थे और उसे लगा कि एक बार फिर उस कपिल ने बिल पे किए हैं और अब वो फिर उसे ढूंढ कर परेशान करेगा। आरोही अपनी सोच में गुम थी कि तभी रुद्र ने वहां से जाते जाते कहा, कॉल पिक कर लेना, अभी जाता हूँ, बाय, टेक केयर। वो अपना मास्क पहन जल्दी से वहां से निकल कर चला गया और आरोही वो बस उसकी बातें सुनकर अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। कपिल नहीं तो रुद्रांश सब उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। इधर रुद्र पार्किंग में आया तो सक्षम ने पूछा, बात की? रुद्र ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, नहीं, पहले तो ये पता करो कि आरोही को ये किसने कहा कि मैं कैसानोवा हूँ? सक्षम ने रुद्र की बात सुन जल्दी से पूछा, क्या कैसानोवा? रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और वे दोनों अब वहां से निकल गए। 3-4 दिन में ही रुद्र और उसके बैंड का कॉन्सर्ट सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा था। साथ ही रुद्र के चैनल पर पड़े उसके पुराने सॉन्ग के भी अचानक से अच्छे खासे व्यूज बढ़ गए थे। इस वजह से रुद्र इस समय रात ही रात में स्टार बन चुका था, जिसकी भनक अभी उसके घर में किसी को नहीं थी। यही वजह थी कि वो आज आरोही से इस तरह से छुपकर मिलने आया था और एक वजह ये भी थी छुपकर मिलने की, वो थी कि उसकी बहन की आज शादी थी और वो सब छोड़ यहाँ अपनी नाराज वाइफी से मिलने चला आया था। शाम होने को थी, मित्तल मेंशन तैयारियां जोरों से चल रही थी। शादी की सभी रस्मों के लिए मेंशन के बड़े से गार्डन को सजाया गया था। फेयरी लाइट से सजा गार्डन आज इस शाम की खूबसूरती को बढ़ाने वाला था। गार्डन के बीचों बीच कपल की वरमाला के लिए स्टेज लगाया गया था, जो कि बड़े ही रोमांटिक थीम के साथ सजाया गया था। स्टेज को फोलिएज एक्सेंट्स देने के लिए व्हाइट, पर्पल और पिंक कलर के फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया था। साथ ही सजावट को यूनिक और फ्रेश टच देने के लिए गार्डन की ग्रीन ग्रास को भी लाइट्स और फ्लोरल प्रॉप्स से डेकोरेट किया गया था। देखा जाए तो आज मित्तल मेंशन सालों बाद कुछ अलग दिखाई दे रहा था, दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शान गार्डन में खड़े होकर सभी काम को देख रहा था और किसी से बात कर रहा था कि तभी आदित्य ने उसके पास आते हुए गार्डन को एक नज़र देखकर कहा, वाव, इम्प्रेसिव। शान मुस्कुराया और उसने आदित्य से पूछा, रियली पॉप्स? तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हम। शान ने उसे देखते हुए कहा, सब कुछ ईशू की पसंद का है, यहाँ तक कि फ्लावर्स के कलर्स भी। आदित्य उसकी बात सुन हंस दिया और उसने शान से कहा, ईशू नहीं, अब उसे भाभी कहना सीख लो। शान ने आदित्य की बात सुन झट से कहा, नो पॉप्स, वो भाभी से पहले मेरी फ्रेंड है और हमेशा रहेगी। आदित्य हंस दिया कि तभी समीर की फैमिली वहां आ गई। अभी सबको गार्डन में छोड़ जल्दी से शुभित के पास चला गया और वहीं समीर और खुशी की बेटी सौम्या। उसने शान को देखते हुए कहा, तुम कितने गंदे दिख रहे हो, लग ही नहीं रहा कि तुम्हारे भाई की शादी है। उसकी तीखी आवाज सुन शान मुड़ा तो देखा कि सौम्या उसे देख मुंह बना रही थी। सी ब्लू कलर के लहंगे में परी के जैसी खूबसूरत लग रही थी। रंग उसका वीटिश था। परफेक्ट लुक्स के साथ वो बहुत ही प्यारी दिख रही थी। उम्र यही कोई 19 साल थी। बीबीए सेकंड ईयर स्टूडेंट थी। उसकी बात सुन शान उसके पास आया और उसने उसके बाल खींचते हुए कहा, चुप करो, अभी रेडी होकर आता हूँ, फिर बोलना। उन दोनों की नोकझोंक बचपन से चलती आई थी, इसलिए उन्हें इस तरह देख घर वाले भी बस दोनों को देख हंस दिया करते थे। वहीं खुशी, उसकी तो यही तमन्ना थी कि शान और सौम्या एक दूसरे को पसंद करने लगे और उसकी बेटी सौम्या ही आदित्य की छोटी बहू बने। थोड़ी देर बाद निखिल की भी फैमिली मित्तल मेंशन आ चुकी थी। आदित्य के कहने पर 2 सेवेंस ईशू और उसके साथ आध्या को लेकर वहां से चली गईं। प्रिशा भी ईशू और आध्या के साथ ही मेंशन के अंदर चली आई थी। उसने चारों तरफ अपनी सरसरी निगाह डालते हुए ईशू से पूछा, दी आप अब से यहाँ रहने वाले हो? शानदार मित्तल मेंशन को देख प्रिशा की आंखें चौंधिया गई थी। मेंशन के अंदर तक टाइट सिक्योरिटी थी।
ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स मेंशन में अंदर तक फैले हुए थे। प्रिशा को देखते हुए आध्या ने धीरे से कहा, प्रिशा इस तरह से मत देखो और चुप रहो। आध्या की बात सुन प्रिशा का मुंह बन गया, पर उसने एक बार फिर खुश होते हुए इधर उधर देखकर चलना जारी रखा। थोड़ी देर में ही वो लोग मेंशन के लिविंग एरिया से गुजरे तो वहां रखी सभी एक्सपेंसिव चीजों ने एक बार फिर प्रिशा का ध्यान उसकी तरफ खींचा। वहां का शानदार झूमर देख प्रिशा ने कहा, ब्यूटीफुल। वे लोग अब एलिवेटर के अंदर आ चुके थे तो इस पर प्रिशा ने एक बार फिर ईशू से पूछा, दी क्या मेंशन वाकई इतना बड़ा है कि इसमें एलिवेटर की जरूरत पड़ती है? ईशू ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला दिया। वहीं आध्या ने अब उसे गुस्से में घूरा तो प्रिशा चुप हो गई। हल्दी वाले दिन वे सभी गार्डन एरिया से ही घर वापस लौट आए थे। प्रिशा ने मेंशन को अंदर से देखा ही नहीं था, पर आज तो उसने जितना हो सकता था उतना मेंशन को देखने की कोशिश की थी। कुछ ही देर में वे सर्वेंट्स के साथ एक रूम में पहुंची जहां मेकअप आर्टिस्ट अपनी टीम के साथ पहले से ही मौजूद थी। रात के समय मित्तल मेंशन में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। आदित्य, समीर और खुशी ने सभी मेहमानों का वेलकम किया। सभी के साथ फोटोज क्लिक हुए, साथ ही वहां आई मीडिया के लिए भी कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ आदित्य और समीर ने फोटोज क्लिक करवाए। आखिर मुंबई के टॉप बिलियनियर आदित्य मित्तल के बेटे की शादी थी जिसमें मीडिया का आना तय था। इधर अब गार्डन में शुभित शान और अभय के साथ स्टेज पर आकर अपनी होने वाली बीवी का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शान ने पास खड़ी सौम्या से पूछा, वैसे तुमने बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? सौम्या ने उसे देख जल्दी से कहा, अभी भी वैसे ही दिख रहे हो, नो चेंज। ये सुन अभी हंसने लगा। शान इस समय ऑल ब्लैक आउटफिट में था। उसने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा विथ जैकेट कैरी किया था। उसके गोरे रंग पर ब्लैक कलर बहुत फब रहा था। वहीं दूल्हे राजा यानी कि शुभित ने ऑल व्हाइट कलर की शेरवानी के साथ सॉफ्ट पिंक कलर का साफा बांधा हुआ था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर फिर भी वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर पता चल रहा था कि उसकी नजरें बस ईशू को देखने के लिए तलबगार थीं। तभी ब्राइडल की एंट्री की अनाउंसमेंट हुई और ईशू ने अपने भाइयों के साथ ग्रांड एंट्री की। चारों तरफ आतिशबाजियों के साथ ईशू शर्माईसी स्टेज की तरफ धीरे धीरे कदमों के साथ बढ़ रही थी। रुद्र और आयु उसके आगे थे और पीछे उसके कजिन्स थे। ईशू की गार्डन में एंट्री होते ही नैना और मयंक ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने के बाद अब बड़े ही प्यार से ईशू को देखा। मयंक ने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है। ईशू को देख नैना की आंखें भर आईं और उसने धीरे से पूछा, अच्छा? तो मयंक ने सिर हिला दिया। रेड कलर के खूबसूरत लहंगे में उसका मखमली बदन बेहद आकर्षक दिख रहा था। चेहरे पर आया निखार देख वहां मौजूद लड़कियां उसकी खूबसूरती को देख जल गई थीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि अपनी बेटी की शादी शुभित से करना चाहते थे, उनकी बीवियों ने जब शुभित की दुल्हन को देखा तो आपस में उसको ले कर ही लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। मगर घर के सभी सदस्य बड़े प्यार से ईशू को स्टेज की तरफ जाते हुए देख रहे थे। अर्चना जी ने ईशू को देख खुश होते हुए सोनम से कहा, अब तो अपनी रुद्रा की बहू देखने की ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसके बच्चों को देख लूं बस, और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। उनकी बात सुन सोनम हंस दी और उसने कहा, फिलहाल तो अपनी ईशू का दूल्हा देखिए आप। अर्चना जी और सोनम की बात सुन पास खड़े सुरेंद्र जी और प्रताप जी एक साथ बोले, सही कहा। सुरेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, सोनम बेटा तुम्हारी सास बहुत ही लालची है, बस बस करके भगवान से रोज कुछ ना कुछ मांगती रहती है। उनकी बात सुन वे तीनों अर्चना जी को देख हंसने लगे। इधर आदित्य के पास खड़े निखिल ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, अब खुश हो? तो समीर ने कहा, क्या यार तुझे इसका चेहरा देख समझ नहीं आ रहा? आदित्य उन दोनों की बातें सुन मुस्कुरा दिया और एक बार फिर दूर खड़े शुभित को देखने लगा। इसी गार्डन में उसकी और शुभी की भी शादी हुई थी। सब कुछ पिछली यादें उसके दिमाग में घूमने लगी थीं। वहीं इधर ईशू अब स्टेज तक पहुंची और अपना लहंगा संभाल आगे बढ़ रही थी कि अचानक से उसका पैर उसके हैवी लहंगे में फंस गया। तो रुद्र ने जल्दी से उसे संभालना चाहा, मगर उससे पहले ही शुभित ने ईशू का हाथ थाम लिया था और उसे आराम से स्टेज पर आने में मदद करने लगा। शुभित को देख आज इतने सालों में पहली बार रुद्र मुस्कुराया और उसे ईशू के लिए जो फिक्र हो रही थी वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आई। तभी आयु ने पास खड़े रुद्र से कहा, भाई ये चीकू इतना बुरा भी नहीं है। रुद्र उसकी बात सुन हल्का सा हंस दिया और फिर स्टेज की तरफ से वापस आ स्टेज के सामने खड़ा हो गया कि उसके फ्रेंड्स वहां आ गए।
सक्षम ने रुद्र को देखते हुए कहा, क्या बेराना छा गया, आज तो आजा साथ में एक फोटो लेते हैं। रुद्र ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला दिया और कुछ अकेले कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ फोटोज क्लिक किए। रुद्र ने इस समय नेवी ब्लू कलर का पठानी सूट पहना हुआ था जिसमें वो गजब ढा रहा था। दिन भर से इधर उधर हो रही भागा दौड़ में उसे समय नहीं मिला तो आरोही से उसकी बात तो हुई नहीं थी, पर कुछ सोच उसने अपनी एक सिंगल फोटो उसे सेंड करते हुए पूछा, कैसा लग रहा हूँ। वहीं स्टेज पर अब ईशु और शुभित की वरमाला होने लगी। ईशु को देख शुभित के दिल का जो हाल था वह किसी को बता नहीं सकता था। उसका दिल बहुत हलचल मचा रहा था, उसे बहका रहा था। ईशु को देख ना जाने आज उसकी नाराजगी कहाँ हवा हो चुकी थी। वो पास खड़े अभी और शान के उसे चिढ़ाने पर भी शांत था और बस एकटक अपने सामने सिर झुकाकर खड़ी ईशु को अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। वहीं ईशु वो तो डरी सहमी हुई खड़ी थी क्योंकि शुभित के चेहरे पर ना तो उसे मुस्कुराहट दिख रही थी और ना ही कोई एक्साइटमेंट। ईशु को वरमाला पहनाने के लिए कहा गया तो उसने अपनी पलकों को उठा शुभित को देखते हुए उसे वरमाला पहनाया ने। तभी उसके पास खड़ी उसकी स्कूल फ्रेंड्स और प्रिशा उसे पीछे खींचते हुए चिल्लाई, नो जीजू, पहले हमारा नेक दे तब जाकर आपको दी को वरमाला पहनाने का मौका मिलेगा। प्रिशा की बात सुन शान ने आगे आते हुए कहा, देखो बच्चा जिद नहीं करते, वरमाला का समय बीता जा रहा है। प्रिशा ने इस पर हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा, देखो दीदी के देवर, ये बात हमारे और जीजू के बीच की है तो चलो पीछे हटो। शान की एक छोटी सी बच्ची से बेइज्जती होते देख अभी हंसने लगा और उसने शान को वापस खींचते हुए कहा, भाई ये जीजा की सालियां हैं, इनसे दूर रह। शान ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सही कह रहा है तू। प्रिशा की डिमांड सुन अब तो शुभित भी परेशान हो अपने डैड की तरफ देखने लगा। उसे रस्मों के बारे में कुछ पता नहीं था इसलिए वो प्रिशा के लिए कुछ नहीं लाया था। उसे परेशान देख ईशु ने एक नज़र उसे देखने की कोशिश की तो दोनों की आंखें आपस में जा मिली। आज ईशु की आंखें और भी खूबसूरत लग रही थीं जिनमें शुभित खो चुका था। वहीं आदित्य मुस्कुराते हुए समीर के साथ स्टेज पर गया और उसने शुभित को प्रिशा का गिफ्ट देते हुए कहा, प्रिशा को दे दो। शुभित का ध्यान अपने डैड की आवाज सुन अब ईशु से हटकर प्रिशा पर गया और उसने उसे उसका गिफ्ट दिया तो प्रिशा ने खुश होकर शुभित की वरमाला उसे देते हुए कहा, ये लो जीजू, अब दीदी आपकी हुई। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। यूं ही हंसी मजाक करते हुए वरमाला भी हो गई। खुशी का माहौल था, सब खुश थे, लेकिन शुभित और ईशु दोनों ही आपस में उलझे हुए थे। डरी सहमी ईशु को देख शुभित का मूड खराब हो चुका था। शुभित को लगने लगा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वरमाला हुई, सभी घर वाले के साथ फोटोज क्लिक किए गए और शादी में आने वालों मेहमानों से मिलना मिलाना हुआ और दोनों ब्राइड एंड ग्रूम स्टेज से उतरकर नीचे आए कि तभी शान ने ईशु और शुभित का हाथ पकड़ते हुए कहा, सो मेरी प्यारी भाभी एंड भाई, अब आप दोनों की एक परफॉर्मेंस तो बनती है। शुभित ने उसे मना करना चाहा पर अभी प्रिशा, आयु, सौम्या और शान उन दोनों को खींचकर अपने साथ ले गए। शुभित ने शान को अपनी आंखें दिखा डालने की कोशिश की मगर शान आज अपने अलग ही मूड में था। उसने जल्दी से दोनों को साथ में खड़े कर सॉन्ग प्ले करने का इशारा किया तो अब शुभित ने भी ईशु के हाथ को पकड़ अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख उसकी आंखों में देखा, पर जैसे ही सॉन्ग प्ले हुआ तो दोनों होश में आए। मेरे दिल में है जोरू, दिल की धड़कन में जोरू, मेरी आंखों में जोरू, मेरी सांसों में जोरू। गाने को सुन शुभित ने शान और अभी को घूर कर देखा तो वे दोनों उस पर हंस रहे थे। शान ने उसे डांस करने का इशारा किया तो इस बार शान के चिढ़ाने पर शुभित के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसने एक नज़र ईशु को देखा जो कि उसे ही देख रही थी। दोनों की आंखें मिली तो ईशु उसे मुस्कुराते देख शर्मा गई और उसके चेहरे पर छोटी सी प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। अरे आगे जोरू, पीछे जोरू, दाएं जोरू, बाएं जोरू, जोरू 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 जोरू। शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। शाम सवेरे अब मैं जोरू का गुलाम, अरे बन के रहूँगा, मैं जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। जब वे दोनों ही नहीं हिले तो सभी उन दोनों को घेर कर डांस करने लगे। है कसम रब की ना इश्क दूजा करूँ, मैं तो दिन रात जोरू की पूजा करूँ, अरे जोरू मैया की जय हो, मैं तो जोरू का गुलाम। तभी रुद्र ने सॉन्ग चेंज करवा दिया और अपने दोनों दादू और दादी को उन सबके पास लेकर आया और सबके साथ एक बार फिर डांस शुरू हो गया। माही वे दैट्स द वे माही वे, तेरे माथे झूमर दमके,
तेरे कानों बाली चमके है रे माही वे, तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे माही वे। नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा तू सोनिए, जिंद माही वे सोनी सोनी आजा माही वे। एवरीबडी सिंग सोनी सोनी आजा माही वे, दैट्स द वे माही वे। हो तेरी आंखें काली काली, तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे माही वे, तेरी रंगत जैसे सोना, तू चांद का जैसे टुकड़ा है रे माही वे। तेरे गाल गुलाबी रब्बा रब्बा, चाल शराबी रब्बा रब्बा, दिल की खराबी रब्बा रब्बा तू सोनिए, जिंद माही वे सोनी सोनी आजा माही वे। गाना बजाना भी हो गया और फैमिली डिनर भी, तो एक बार फिर रस्मों को दौर शुरू हुआ और अब ईशु और शुभित मंडप में अग्नि के समक्ष एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। सुबह होने को थी। मयंक नैना ने कन्यादान की रस्म पूरी की तो उसके बाद ईशु और शुभित ने 7 फेरे लिए। फेरों के बाद अब बारी थी सिंदूर और मंगलसूत्र की। शुभित ने मंगलसूत्र अपने हाथों में ले लिया और ईशु को एक पल के लिए देख पंडित जी के कहने पर उसे मंगलसूत्र पहना दिया। इस बीच ईशु ने एक बार भी शुभित को देखने की कोशिश नहीं की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुभित क्या चाहता है। कभी वो उसे देख मुस्कुरा देता है तो कभी इतनी नाराजगी जाहिर करता है कि ना जाने उसने ऐसा क्या कर डाला है। ईशु होश में आई जब पंडित जी ने शुभित से कहा, अब कन्या के मांग में सिंदूर भरने की रस्म को पूरा कीजिए। शुभित ने अपना सिर हिलाते हुए ईशु की मांग में सिंदूर भरना चाहा तो इस बार ईशु ने अपनी पलकों को उठा। उसे देखा तो वो शांत था और उसकी आंखों में देख रहा था। ईशु ने अपनी पलकों को झुकाकर अपनी आंखें बंद कर ली और सिंदूर की रस्म हुई तो फोटोग्राफर ने कहा, होल्ड ऑन सर। दोनों उसी पोजीशन में बैठे रहे तो फोटोग्राफर ने उनके इस खास पल को अपनी फोटो में कैद कर लिया। तभी पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लें। ईशु ने पंडित जी की बात सुन आंखें खोली और अब एक नज़र अपने घर वालों को देखा जो कि आज के बाद अब हर पल उसके साथ नहीं होंगे। उसकी माँ, पापा, भाई रुद्र। इन्हें देख ईशु की आंखें भर आई। दोनों ने अब उठकर अब सबसे पहले आदित्य के पैर छुए तो आदित्य मुस्कुरा दिया। आखिर अब इस बड़े से मित्तल मैंशन को फिर से घर बनाने के लिए उसकी बहू जो आ चुकी थी वो बहुत बहुत ज्यादा खुश था। ईशु और शुभित ने अब बारी बारी से सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। वहीं रुद्र अब वहां से हटकर थोड़ा साइड में आया तो देखा उसके फोन पर आरोही का मैसेज आया था। सुबह के 6 बजने को थे, इसका मतलब वो उठ गई थी। ये सोच रुद्र ने अब आरोही को बिना मैसेज देखे ही कॉल कर दिया। कुछ देर बाद आरोही ने कॉल पिक किया तो रुद्र ने प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग। आरोही ने उसकी बात सुनकर कहा, क्या गुड मॉर्निंग, कॉल कर मेरी मॉर्निंग खराब कर दी आपने। रुद्र ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो क्या चाहती हो कि पास आकर तुम्हें ढेर सारी किस देकर तुम्हारी मॉर्निंग गुड बना दूं। आरोही ने उसकी बात सुन जल्दी से कहा, नो मैंने ऐसा कब बोला। रुद्र हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, तो फिर वैसे ये बताओ क्यों इतने नखरे कर रही हो, वापस आ जाओ ना। आरोही ने कहा, नखरे नहीं कर रही, सच है ये, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना। आरोही की बात सुन रुद्र को अब गुस्सा आ गया तो उसने कहा, क्यों मूड खराब कर रही हो, प्यार से बात कर रहा हूँ तो तुम भी प्यार से बात करो, नहीं करनी तो मेरी सुन लो। इस पर आरोही ने कहा, ना ही आपकी सुननी है और ना ही आपसे प्यार से बात करनी है। ये कहते हुए आरोही ने अब कॉल कट कर दिया तो रुद्र अब गुस्से में अपना फोन घूरने लगा। आरोही के नखरे अब उसके दिमाग को गर्म कर रहे थे। राणा फैमिली मित्तल मैंशन से जा चुकी थी। वहीं शुभित और ईशा इस समय मित्तल मैंशन के मेन डोर पर खड़े हुए थे कि तभी खुशी आरती की थाली लेकर आई। उसके पीछे पीछे सपना जी भी एक सर्वेंट के साथ आई। खुशी ने प्यार से ईशु का गाल सहलाते हुए उसे पहले हल्दी की थाली दी और उससे कहा, बेटा घर के दोनों साइड अपने हाथों की छाप छोड़नी है। ईशु ने उनकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। उसे बहुत ज्यादा तो नहीं पर हाँ कुछ रस्मों के बारे में उसकी माँ और बड़ी माँ ने समझाया था। उसने अपने हाथों को गीली हल्दी से रंग घर के दाएं और बाएं दोनों तरफ अपने हाथों की छाप लगाई। खुशी ने अब साथ खड़े शुभित और ईशु को तिलक लगाकर सपना आंटी के पास खड़ी सर्वेंट को इशारा किया तो उसने जल्दी से अपने साथ लाया आलते से भरा बर्तन ईशु के सामने रख दिया, साथ ही चावल से भरा कलश भी। ईशु ने आहिस्ता से अपने पैर से कलश को घर के अंदर की तरफ लुढ़काया और अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाते हुए आलते से भरे बर्तन में अपने दोनों पैर रख सामने बिछे सफेद रंग के कपड़े पर अपने कदमों की छाप छोड़ते हुए शुभित के साथ गृह प्रवेश किया।
दूल्हा दुल्हन घर के अंदर आ चुके थे तो सपना जी ने ईशु और शुभित से कहा, आओ बच्चों, सबसे पहले कान्हा जी का आशीर्वाद ले लो। तो शुभित और ईशु सपना जी और खुशी के साथ घर के बने मंदिर में गए। शुभित लगातार ईशु को देखे जा रहा था। लहंगा हैवी था, वो संभाल नहीं पा रही थी। शुभित ने ईशु को होती तकलीफ देख खुशी से कुछ कहना चाहा, मगर तब तक वे लोग मंदिर में आ चुके थे। कान्हा जी से आशीर्वाद लेने के बाद अब शुभित और ईशु ने मंदिर के पास बने बड़े से रूम में जाकर संजीव जी और अनीता जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद विक्रम जी, अदिति जी और आखिर में शुभी का। शुभी की फोटो देख सपना जी की आंखें भर आईं और उन्होंने ईशु से कहा, सोचा नहीं था कि शुभी बेबी के बाद उनकी बहू की शादी की रस्में भी मुझे करवानी होंगी। उनकी आवाज में आए बदलाव को और उन्हें देख ईशु को भी फिर से रोना आ गया। बड़ी मुश्किल से अपनी विदाई के समय वो अर्चना जी के चुप करवाने पर संभली थी और एक बार फिर रोने को हुई तो इस बार शुभित ने दुपट्टे में से ही उसका हाथ पकड़ लिया। ईशु ने उसके ऐसा करने पर अपना सिर घुमाते हुए उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। तभी माहौल को हल्का करने के लिए खुशी ने ईशु को अपने साथ ले जाते हुए कहा, आओ ईशु, थोड़ा आराम कर लो, आज तो दिन भर रस्में होनी है। ईशु ने हाँ में सिर हिलाया और फिर खुशी उसे अपने साथ लेकर चली गई। वहीं शुभित भी रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चला गया। इधर रुद्र मौका मिलते ही घर से बाहर निकल अपने फ्रेंड्स के पास आ गया था। वे सभी इस समय रुद्र के फ्लैट पर थे। रुद्र वहां आया तो शक्ति खुश हो जल्दी से उसके गले लग गई और उसने चहकते हुए कहा, रुद्र, यू नो व्हाट, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर हमें इतने दिनों से घुमा रहा था, कल रात उसका कॉल आया, वो हमारा सॉन्ग सुनना चाहता है। रुद्र ने शक्ति की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, प्लीज यार, मैं अभी ये सब सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। इतना कहकर रुद्र शक्ति को छोड़ अब सक्षम के पास आया और उसने सक्षम से पूछा, पता चला कुछ? तो उसे देख शक्ति ने कहा, सीरियसली रुद्र, तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट सुनने को है। शक्ति की बात सुन इस बार सक्षम ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ रुद्र, शक्ति बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे बैंड पर होना बहुत जरूरी है। तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? सक्षम की बात सुन रुद्र उसे देखने लगा। चेहरे पर इस समय थकावट साफ दिख रही थी। तो ये देख सक्षम ने कहा, और उससे भी पहले तुझे एक अच्छी नींद की सख्त जरूरत है। रुद्र को अब सक्षम की बात सुन गुस्सा आने लगा था। वो यहाँ इस सब के लिए नहीं आया था, बल्कि वो बस एक बार ये जानना चाहता था कि आरोही आखिर उससे दूर क्यों हो गई, और ये सब सक्षम उसे पता करके बताने वाला था। मगर सक्षम की बातों से अब उसे साफ महसूस हो गया था कि वो उसे कुछ नहीं बताने वाला। इसलिए रुद्र ने अपने रूम में जाते हुए कहा, तुम लोग अभी जा सकते हो, बाद में मिलते हैं। शक्ति उसका इतना ठंडा रिएक्शन देख हैरान थी। वो रुद्र को रोकने के लिए आगे बढ़ी, मगर सक्षम ने उसे रोक लिया और अपने साथ लेकर बाहर निकल आया। इधर रुद्र अपने रूम में आया तो एक बार फिर आरोही की यादों ने उसे बेचैन कर दिया। वो बेड को देखने लगा जहां पर कुछ दिन पहले वो सोई हुई थी, पर अब वो बेड खाली था। वो पागल हो रहा था, किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे बस किसी भी तरह आरोही अपने सामने चाहिए थी। रुद्र ने अपने फोन को चेक किया, कोई मैसेज, कोई मिस्ड कॉल नहीं था आरोही का उसके फोन में। तो रुद्र ने अपना फोन बेड पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, तुमसे अब मिलना ही पड़ेगा। सुबह के 10 बजने वाले थे। आरोही और सोनल जल्दी से कॉलेज कैंपस में एंटर कर चुकी थीं। आज दोनों को ही आने में थोड़ा लेट हो गया था। दोनों अपनी बिल्डिंग में एंटर कर पाती उससे पहले ही उन्हें उनके रास्ते में खड़ा रुद्र दिखा तो वे दोनों अपनी जगह पर ही ठहर गईं। आरोही ने रुद्र को देख जल्दी से सिर झुका, उससे अपनी नजरें चुरा लीं। वहीं रुद्र उसने आरोही को देख सोनल को दूर खड़े होकर कुछ इशारा किया और गार्डन की तरफ चला गया। तो सोनल ने आरोही से कहा, गार्डन में वो तेरा वेट कर रहा है। आरोही ने ये सुन अपनी कुर्ती पर अपनी पकड़ बना ली। उसे आज रुद्र से डर लग रहा था। शक्ति उससे कॉन्सर्ट के दूसरे दिन फिर मिली थी। उससे रुद्र की सच्चाई जान और उसकी कही हुई बातें सुन आरोही को अब रुद्र से डर लगने लगा था। और फिर सुबह भी उसने रुद्र से बहुत रूडली बात की थी। ना जाने वो इसके बदले अब उससे कैसे बिहेव करेगा। यही सब सोच वो रुद्र को यहाँ देख घबरा गई थी। वो नहीं जाना चाहती थी मगर मजबूर थी, इसलिए चुपचाप सोनल को देखते हुए गार्डन में चली गई। गार्डन में पहुंच उसने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई तो रुद्र उसे अकेला एक साइड खड़ा हुआ दिखा। वो उसके पास जा उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसने धीरे से कहा, कहिए।
उसकी कमजोर आवाज को सुन रुद्र मुस्कुरा दिया और पलट कर देखा तो आरोही सिर झुकाकर उसके सामने खड़ी हुई थी। रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काफी देर तक दोनों यूं ही शांत खड़े रहे तो आरोही ने खुद को संभाल धीरे से कहा, मेरी क्लास है। उसकी आवाज सुन रुद्र को समझ आ गया था कि वो बस रोने वाली है, तो रुद्र ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों मुझे कुछ नहीं बता रही? तुम्हें पता भी है कितना रेस्टलेस फील कर रहा हूँ तुम्हारे इस स्ट्रेंज बिहेवियर से, और इतना डर क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ? आरोही ने कुछ नहीं कहा तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा, फोन पर तो बहुत बातें करती हो, अब चुप क्यों हो? आरोही ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रुद्र को देखते हुए कहा, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, पर प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। ये कहते हुए आरोही ने फिर से अपना सिर झुका लिया और अब उसे रोना आ गया। वो सच में बहुत घबराई हुई थी। वहीं आरोही की बात ने रुद्र को गुस्सा दिला दिया था। उसने अपने दांत भींच लिए और गुस्से में आरोही को घूर कर देख उससे कहा, क्या मैंने कहा तुमसे कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, और क्यों पीछा छोड़ दूं तुम्हें? बेवकूफ समझ, अब तक तुम्हारी सारी बकवास सुन ली, पर अब एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो, और आज के बाद एक बार भी अपने मुंह से छोड़ने की बात छेड़ी तो अच्छा नहीं होगा। रुद्र आरोही पर भड़का तो वो झेप गई और 2 कदम पीछे हटी तो एक बार फिर रुद्र ने गुस्से में कहा, जाओ यहाँ से। आरोही उसकी आवाज सुन जल्दी से वहां से चली गई। उसे जाते देख रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए छोड़ी। वो इस समय बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। ऊपर से आरोही उसके सिर का दर्द बढ़ा रही थी। इस सब में एक बात ये अच्छी थी कि उसे देखकर ही सही रुद्र के बेचैन दिल को कुछ तो राहत मिली थी। वो अब बिल्कुल क्लियर था आरोही को लेकर कि कुछ तो था उसके और आरोही के बीच जो सबसे अलग था, और उसने आज तक ऐसा कभी भी किसी के लिए फील नहीं किया था। वहीं मित्तल मैंशन में सभी के आराम करने के बाद और सुबह के नाश्ते के बाद एक बार फिर रस्में शुरू हो गई, और इस बार तो निधि जी भी वहां आ चुकी थीं। आजकल निधि जी की तबीयत बिगड़ी हुई थी, इस वजह से शादी में उनका ज्यादा आना नहीं हो पाया था। दिन भर हुई रस्मों में आज ही ईशू की मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी की गई। मुंह दिखाई के बाद शाम के समय अब शुभित के साथ होने वाली रस्में शुरू हो गईं। निधि जी ने ईशू और शुभित को अंगूठी दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो बच्चों, ये अंगूठी मैं इस दूध के बर्तन में डाल रही हूँ। तुम दोनों को ये अंगूठी ढूंढनी है, और जो इस अंगूठी को ढूंढ निकलेगा वही जीतेगा और उसी का राज चलेगा। ईशू, तुम्हें ही जितना है। इस रस्म में तुम्हारी सास ने तुम्हारे आदित्य अंकल को बुरी तरह से हराया था। खुशी ने निधि जी की बात को पूरा किया तो वहां बैठे शान, अभय और सौम्या ने एक साथ हूटिंग करने लगे। वहीं शुभित और ईशू अपने बीचों बीच रखे उस दूध के बड़े से बर्तन को देखने लगे। तभी सौम्या ने शुभित को चीयर करते हुए कहा, कम ऑन भाई, आपको ही जितना है। तो इस पर शान ने ईशू को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, रहने दो, मेरी ईशू ही जीतेगी। शान के हाथों को ईशू के हाथों पर देख शुभित का मूड जो तब से ठीक था वो अब खराब हो चुका था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो नहीं थी, पर जो सौम्यता थी वो अब हटने लगी और उसे गुस्सा आने की वजह से उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आसपास होते शोर से उसका सिर फटने लगा था और अब उसे अपने सामने बैठी ईशू पर भी गुस्सा आने लगा, जो कि सबकी बातें सुन धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू हुई तो शान ने ईशू से कहा, कम ऑन ईशू, तुम्हें जीतना है। शान की बात सुन शुभित ने उसे घूर कर देखा और फिर ईशू को देख अब उसने अपने एक हाथ को दूध के बर्तन में डाल अंगूठी को ढूंढना शुरू किया। ईशू ने भी अपना हाथ दूध में डालते हुए अंगूठी को ढूंढना शुरू किया तो सबसे पहले अंगूठी ईशू को मिली तो उसके चेहरे पर मुस्कान और अधिक खिल उठी और उसने जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालना चाहा था कि शुभित ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईशू उसकी इस हरकत से झेप गई मगर कुछ समझ पाती उससे पहले शुभित ने गुस्से में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। इस दौरान ईशू की उंगली में पहनी हुई अंगूठी से ही उसे चोट लग गई। शुभित की इस हरकत से ईशू दर्द से तड़प उठी और उसके हाथ से अंगूठी छूट गई तो शुभित ने अंगूठी उसके हाथ से ले सबके सामने बाहर निकाल कर दिखा दी। सबने ये देख तालियां बजाई। वहीं ईशू वो अब इतनी बुरी तरह हट हुई थी कि उसका दिल टूट गया। शुभित ने उसे जानबूझकर हट किया। उसने अपना सिर झुकाए रखा क्योंकि आंखों में आंसू छलक आए थे। किसी ने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया, सब एक दूसरे में मस्त थे, पर कोई था जो उन दोनों को देख रहा था। सौम्या ने अंगूठी वापस से दूध में डालते हुए कहा, एक बार फिर से
2 बार फिर से अंगूठी को ढूंढना था और दोनों बार भी शुभित ने अंगूठी निकाली थी क्योंकि ईशु ने अब अंगूठी ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की थी। इसी तरह और भी रस्मों के साथ हंसी मजाक करते हुए अब रात हो चुकी थी। सभी लोग डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में आ चुके थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे आदित्य ने आज खुशी के माहौल में डिनर सर्व कर रहे सर्वेंट से कहा, डिनर के साथ सबको वाइन भी सर्व करना। उसकी बात सुन शान ने खुश होते हुए कहा, वाओ पॉप्स यू आर ग्रेट। आदित्य उसकी बात सुन हंस दिया। टेबल पर आदित्य के साथ समीर, अभि, शुभित, शान और आदित्य का फ्रेंड सार्थक था। वहीं खुशी, सौम्या और निधि जी ने अलग ईशु के साथ डिनर किया था। सभी रस्मों से फ्री होकर अब ईशु को डिनर के बाद एक बार फिर मेकअप आर्टिस्ट रेडी करने के लिए आ चुकी थी उसकी फर्स्ट नाइट के लिए। ईशु के रेडी होते ही खुशी और सौम्या उसे अपने साथ शुभित के रूम में लेकर आई तो रूम की सजावट देख सौम्या ने कहा, ओ माय गॉड इट्स ब्यूटीफुल। उसकी बात सुन ईशु ने सिर उठाकर देखा तो वाकई रूम बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। वो मित्तल मेंशन कई बार आई थी पर यह बात थी कि वो कभी शुभित के रूम में नहीं आई थी। रूम बहुत ही बड़ा और सुंदर था। अस्टॉनिशिंग एक्वा ब्लू रूम जो कि परफेक्टली ब्लेंड था व्हाइट वॉल और व्हाइट फर्निशिंग से। आज बेडरूम फ्रेश फूलों की खुशबू से महक रहा था। रूम को सेंटेड कैंडल्स और लाल गुलाब के फूलों से सजाया गया था। यहाँ तक रूम की बड़ी सी बालकनी को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और इस समय रूम में नाइट लाइट की वजह से और जगमगाती कैंडल से हल्की रोशनी थी जो कि रूम को बहुत ही रोमांटिक वाइब्स दे रही थी। बेड पर बिछी व्हाइट बेडशीट को भी फूलों से सजाया गया था। रूम को देख सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाउ रोमांटिक। ये सुन खुशी ने कहा, बस भी करो सौम्या, तुम जाओ, अब मैं अभी आती हूँ। सौम्या अपनी मॉम की बात सुन अब वहां से चली गई। वहीं खुशी ने ईशु को बेड पर बैठने को कहा कि तभी एक सर्वेंट दूध का ग्लास लेकर वहां आई तो खुशी ने उससे दूध का ग्लास ले नाइट स्टैंड पर रख मुस्कुराते हुए ईशु से कहा, ये मैं यहाँ रख रही हूँ, ओके। ईशु ने कुछ नहीं कहा। वो क्या ही कहती। खुशी उसे रूम में बेड पर बैठाने के बाद उसके चेहरे को घूंघट में छिपा अब वहां से जा चुकी थी। उसके जाते ही ईशु अब बेड से उठ गई। उसे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी। इस वजह से उसने अपना घूंघट हटा दिया और जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। अपनी उंगली में लगी चोट को देख ईशु की आंखें भर आईं और उसने अपनी उंगली को देखते हुए मन ही मन कहा, कितनी चोट लगी है चीकू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो मेरी आंखों में आंसू देख अच्छा नहीं लगता था। और अब ही खुद से बातें करते हुए ईशु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर शुभित अब खुशी के कहने पर अपने रूम में जाने के लिए उठा ही था कि आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, चीकू। शुभित अपनी जगह पर ही खड़ा रहा तो आदित्य ने उसके पास जा शुभित को एक बॉक्स देते हुए कहा, ये ईशु को तुम अपनी तरफ से दे देना क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम उसके लिए कुछ भी लेकर नहीं आए हो। शुभित ने आदित्य से बॉक्स लेकर खोलकर देखा तो उसमें शुभी के कंगन थे, जिन्हें देख शुभित ने नाराज होते हुए पूछा, पर ये तो मॉम के हैं, ये वो क्यों पहनेगी? आदित्य मुस्कुराया और उसने धीरे से कहा, क्योंकि वो उसकी बहू है। आज तुम्हारी मॉम होती तो ये मैं नहीं वो खुद तुम्हें देती और ईशु को पहनाने के लिए कहती। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर ईशु को जरा भी तकलीफ हुई तो याद रखना कि मैंने अभी तुम्हें एमडी बनाया नहीं है। इतना कहकर आदित्य अब मुड़कर वापस चला गया। वहीं शुभित वो उस बॉक्स को अपने हाथों में लिए देखता रह गया। वो अब कुछ सोचते हुए वहां से चला गया और कुछ ही देर में अपने फ्लो पर पहुंचते ही जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ तो रूम की सजावट देख दंग रह गया था। शुभित ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ वो बैंगल बॉक्स वहीं बेड पर छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगा, क्योंकि बेड पर ईशु नहीं थी। शुभित ने रूम को देख चिढ़ते हुए कहा, क्या लगा रखा है ये सब? किसकी हिम्मत हुई मेरे रूम में चेंजेस करने की? खुद में बड़बड़ाते हुए वो अब ईशु को ढूंढते हुए बालकनी में आया तो उसकी आंखें इधर उधर ना भटकते हुए सीधे सामने खड़ी ईशु पर जा टिकी, जो कि उससे मुंह फेर कर खड़ी हुई थी। मैजेंटा पिंक कलर के एम्ब्रॉयडरी लहंगे में उसका गोरा बदन चांद की रोशनी में अलग ही चमक रहा था। डिजाइनर ने खुशी के कहने पर यह लहंगा चोली लाइट वेट ही डिजाइन किया था, जिसमें कोई हैवी कैन नहीं था। ईशु के लिए काफी कंफर्टेबल था। उसके पतले पतले हाथ जिनसे उसने रेलिंग को पकड़ा हुआ था वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। उसका फिगर उस लहंगे में कहर ढा रहा था, ऐसा कि एक पल को उसे देख शुभित के दिल ने धड़कना बंद कर दिया और वो बस एक टक उसे ही देखता रह गया।
वहीं ईशु को एहसास हो चुका था कि शुभित उसके पीछे ही खड़ा है, तो उसने कसकर रेलिंग को पकड़ते हुए कहा, क्या करूं, क्या बहाना बनाऊं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो इस सब के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। 6 सालों में आई दूरी ने उन दोनों के बीच जो रिश्ता था उसे भी कमजोर कर दिया था। यही वजह थी कि वो उससे चाह कर भी कुछ कहने में असमर्थ थी। वो कश्मकश में थी कि तभी शुभित ने उसे पुकारा, ईशु। ईशु उसकी आवाज सुन एक बार फिर डर गई। उसे अच्छी तरह याद था कि किस तरह उसने उसे आज चोट पहुंचाई। अब ना जाने वो उसके साथ क्या करना चाहता है, इसलिए उसने उसकी आवाज को अनसुना किया। मगर जब उसे शुभित के अपने करीब आने का एहसास हुआ तो वो रेलिंग छोड़ अब उससे दूर जाने को थी, पर शुभित ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। उसने पीछे से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। इस सब में ईशु की पीठ जा कर शुभित के सीने से लगी तो शुभित को एहसास हुआ कि उसका दिल कितने जोरों से धड़क रहा था। शुभित ने ईशु को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की, मगर ईशु अपनी जगह पर ही जड़ रही। वो उसे नहीं देखना चाहती थी। उसे ऐसा करते देख शुभित ने इरिटेट हो उससे कहा, व्हाट यू आर डूइंग। शुभित की पकड़ ढीली पड़ी तो ईशु उससे छिटक दूर हुई कि इसी सब में उसके सिर से घूंघट अपने आप गिर गया और उसने उसके चेहरे को ढक दिया। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।